हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और क्योंकि अभी एग्जाम जो है दूसरी वाली हम कह सकते हैं शिफ्ट का एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आई थिंक 23rd को है DSSB वालों का एग्जाम। एंड जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो दिस इज योर पेडागोजी मॉक टेस्ट कह लीजिए या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। देर आर 20 क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आपके लिए 20 क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में और हर क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। आपको आंसर करना है साथ साथ, और आंसर करते करते आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना आंसर करना है। जब आप लाइव चैट पे आंसर करते हैं तो दूसरों के आंसर पर बेस्ड अपने क्वेश्चन आंसर्स मत रखें, अपने ही आंसर्स करें। ओके, तो 20 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हम धीरे धीरे फटाफट इससे बढ़ते चले जाएंगे। आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास है आप लोगों के लिए जिनके अभी एग्जाम्स हैं अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक चीज और हिंदी में नहीं बना पाई क्योंकि टाइम कम था, है ना। अभी फेस्टिवल सीजन था तो फैमिली में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, और फटाफट से मैंने क्वेश्चंस राइट अप किया और आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे से आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय रिवॉर्ड इज नोन एज। ऐसे बिहेवियर यानी व्यवहार के कुछ ऐसे प्रतिमान जो इंक्रीज हो जाते हैं यानी कि बढ़ जाते हैं फ्रीक्वेंसी में अगर उनको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये बेसिकली किसके अंदर आता है? शेपिंग के अंदर आता है, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आता है, जनरलाइजेशन के अंदर, सामान्यकरण के अंदर आता है, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आता है। तो बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। आई थिंक कुछ बच्चों ने आंसर कर भी दिया होगा। देखो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, स्किनर के द्वारा दी गई थी और उन्होंने कहा था कि कोई भी बिहेवियर पैटर्न जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है अगर आप उसमें रिवॉर्ड दे देते हैं बच्चे को। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, रेनफोर्समेंट, इन सब की बात जो है स्किनर ने करी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एजर्शन और रीजन है आपके सामने। एक एजर्शन आएगी और एक रीजन आएगा। तो आपको ये देखना है कि एजर्शन ठीक है या नहीं है, या फिर रीजन ठीक है या नहीं है, या दोनों ठीक है, जो भी है। इसमें पहला है कि लॉन्गर टेस्ट आर मोर रिलायबल देन शॉर्टर वंस। यानी कि अगर लंबे टेस्ट की हम बात करें तो वो ज्यादा रिलायबल हो जाते हैं जबकि छोटे टेस्ट के बजाय। एक तो आप 10 नंबर का टेस्ट ले रहे हो और एक आप 40 नंबर का टेस्ट ले रहे हो, तो 40 नंबर वाला टेस्ट जो होगा वो रिलायबल होगा ज्यादा। ईच आइटम एड्स टू टेस्ट रिलायबिलिटी। आप जब भी किसी टेस्ट आइटम के अंदर कुछ भी आइटम ऐड करते हो, आपने एक क्वेश्चन ऐड किया, तो आपकी टेस्ट रिलायबिलिटी भी जो है वो मिक्स हो जाती है उसके अंदर। बेसिकली रिलायबिलिटी को बोलते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता। देखो, कोई भी टेस्ट पहले रिलायबिलिटी के लिए चेकअप होता है उसका कि रिलायबल है कि नहीं है, उसके बाद हम वैलिडिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब रिलायबिलिटी में क्या होता है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि वो टेस्ट कितना कंसिस्टेंट रिजल्ट हमें दे रहा है। जो हम मेजर बेसिकली जो मेजर कर रहे हैं, वो अगर एक टाइम पे उसको हमने अप्लाई किया, फिर दूसरे टाइम पे अप्लाई किया, तीसरे टाइम पे अप्लाई किया, तो बेसिकली वो कंसिस्टेंट है अपने रिजल्ट्स में नहीं है ना। बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि लॉन्गर टेस्ट, जो लंबे टेस्ट होते हैं, वो ज्यादा रिलायबल होता है। इट इज अ फैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ठीक होगा। ईच आइटम एड्स टू द टेस्ट रिलायबिलिटी। हर एक आइटम टेस्ट रिलायबिलिटी को ऐड करता है। ये स्टेटमेंट जो है गलत होगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ओनली ए इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट्स एजुकेशन। इनमें से कौन सी एजेंसी जो है वो एजुकेशन को रेगुलेट करती है? करिए इसका आंसर फटाफट से। देखो, हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम में वेस्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन दूंगी तो कोई फायदा नहीं है। चलिए फिर, कौन सी एजेंसी रेगुलेट करती है एजुकेशन को? पहला ऑप्शन है चर्च, स्टेट, स्कूल, लाइब्रेरी। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट। स्टेट रेगुलेट करता है एजुकेशन को। अगर यहाँ पे स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स भी रन करते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडीज के भी करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कोई भी स्टेट होता है जो वहां की सरकार होती है वो रेगुलेट करती है एजुकेशन सिस्टम को। स्कूल तो एक इंस्टीट्यूशन होता है बेसिकली, जो एजुकेशन सिस्टम किस तरह से देनी है वहां पे बेसिकली आप फॉर्मल एजुकेशन के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेगुलेशन की बात है जो कि आपका स्टेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन एजर्शन एंड रीजन। If your teacher embarrasses you for asking a question in class, it is less likely that you would ask question in the class in future. अब देखो, हिंदी में समझाती हूँ। अगर आपका टीचर, आपने क्वेश्चन पूछ लिया भरी महफिल में टीचर से, और टीचर जो है आपको शर्मिंदा कर देते हैं बेसिकली कि नहीं ये तुमने कैसे पूछ लिया, तो आपको फटकार देते हैं, डांट देते हैं, जो भी है, तो ये बहुत कम चांसेस है कि आप दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, क्योंकि आप ह्यूमिलेटेड फील करेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव रेनफोर्समेंट रिड्यूसेस द अकरेंस ऑफ बिहेवियर। या फिर जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, यानी कि आप कह सकते हैं जो नकारात्मक या फिर ऋणात्मक जो पुनर्बलन होता है वो रिड्यूस कर देता है किसी भी बिहेवियर के होने को, उस बिहेवियर को बार बार रिपीट होने से रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो एक ये चीज है। तो अब आपको ये बताना है कि ये दोनों ठीक है या नहीं है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, जो भी है।
देखो एक टीचर ने एम्बैरेस कर दिया किसी बच्चे को और उसके बाद उसने क्वेश्चन जो है वो कम पूछेगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप किसी बच्चे को भरी उस पर एम्बैरेस कर देते हैं तो हो सकता है वो डर जाए, फियर में रहे या फिर उसको बुरा लगे और वो आपसे आगे फ्यूचर में क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब ये बात है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हमेशा रिड्यूस करता है अकरेंस ऑफ बिहेवियर को, ये गलत स्टेटमेंट है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जो है वो बढ़ाता भी है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मान लीजिए ड्राइविंग सीट, जो सीट बेल्ट है आपकी, है ना, आपको पता है ट्रैफिक रूल्स है, तो आप जो क्या करते हैं, आपको पता है कि ड्राइविंग सीट की बेल्ट जो है अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। एक तो ये रीजन हो गया। एक ये कि आपको जान की हानि हो सकती है, मतलब आपका एक्सीडेंट होगा तो आप बचने के कम चांसेस होंगे अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सीट बेल्ट लगाएंगे, मतलब आप उस बिहेवियर को, ये एक रूल बना दिया हमने कि जो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा उसके लिए फाइन होगा, जितने भी 1000 का होगा। तो आप भविष्य में सीट बेल्ट लगाएंगे क्योंकि आप फाइन नहीं देना, या फिर आप अपनी जान से बहुत प्यार करते हैं। तो दोनों ही रीजन में, दोनों में नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का यूज हो रहा है, लेकिन जो बिहेवियर है वो बढ़ रहा है, सीट बेल्ट लगाना बढ़ रहा है। तो कई बार क्या होता है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जो है हमारा जो बिहेवियर है उसको एक तरह से नेगेटिव बिहेवियर का तो रिड्यूस भी कर सकता है, साथ ही साथ उसको इंक्रीज भी करता है कई सिचुएशंस में। ठीक है, तो ये जो एक स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है कि रिड्यूस करता है अकरेंस ऑफ बिहेवियर को, मतलब इंक्रीज भी करता है, इंड्यूस भी करता है ना, ये बात भी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर आर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जो है वो इंक्रीज करता है बिहेवियर को, है ना। देखो यहाँ पे, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, मैंने रिड्यूस, सॉरी एक्चुअली नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है वो इंक्रीज करता है बिहेवियर को, रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, पनिशमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं थोड़ा एकदम से कंफ्यूज हो गई थी। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जो है वो आपका हमेशा इंक्रीज करेगा बिहेवियर को। ये बेसिकली आपका जो एवर्सिव स्टिमुलस होगा उसको तो रिमूव कर देगा, लेकिन आपका बदले में बिहेवियर को जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, याद रखना। पनिशमेंट से बिहेवियर दब भी सकता है, वो पनिशमेंट एक अलग चीज होती है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हमेशा आपका इंक्रीज करेगा बिहेवियर को। ओके, तो ये सी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रीइंफोर्समेंट इज करेक्ट। रीइंफोर्समेंट के रिगार्डिंग यानी कि पुनर्बलन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लर्निंग इज मोस्ट रैपिड, मतलब सबसे ज्यादा तेज होगी जब आप पार्शियल रिइंफोर्समेंट करते हैं। पार्शियल रिइंफोर्समेंट और ये जो आपका कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट होता है, इसमें क्या डिफरेंस है वो सीख लीजिए। देखिए, मान लीजिए एक तो होता है कि मैं डेली होमवर्क चेक कर रही हूँ किसी बच्चे का, और जब भी मैं, क्योंकि मैं डेली होमवर्क चेक कर रही हूँ इंग्लिश का, मान लीजिए इंग्लिश का होमवर्क मैं डेली चेक कर रही हूँ, या फिर इंग्लिश का काम मैं डेली चेक कर रही हूँ, तो डेली चेक करने पर अगर मुझे लगता है बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो मैंने उसको रिइंफोर्स कर दिया, ठीक है, ताकि वो और अच्छा काम करे। ये तो हो गया आपका कंटिन्यूअस कि आप डेली ही कर रहे हैं। एक होता है पार्शियल कि एवरी 5th डे, यानी कि हर 5वें दिन जो है मैं एक बच्चे को रिवॉर्ड दे रही हूँ या फिर इन्फोर्समेंट कर रही हूँ क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, 5 दिन से लगातार अच्छा काम किया, ठीक है, तो मैं हर 5वें दिन कर रही हूँ, या फिर 5 ना करके आपने 10वें दिन कर दिया, है ना। बेसिकली ये है कि आप रेगुलरली उसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पार्शियली दे रहे हैं, थोड़ा रुक रुक के पार्शियल उस पर दे रहे हैं। तो ये आपका कंटिन्यूअस और पार्शियल इन्फोर्समेंट हो गया। तो देखो, आपको एक चीज मैं बता दूं कि पार्शियल रिइंफोर्समेंट के रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप कंटिन्यूअस दे रहे हैं, मान लीजिए आपने 5 दिन लगातार दिया, 15 दिन लगातार दिया, 20 दिन लगातार दिया, जैसे ही आप रोक देंगे बच्चा एकदम से काम छोड़ देगा, है ना। ये कहते हैं कि ये फैक्ट बताया है, मतलब जो स्किनर की थ्योरी है इनके अकॉर्डिंग ये चीज, ये फैक्ट है। सो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये जो कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट होता है, ये रिजल्ट्स अच्छे लेकर आता है कि लर्निंग बहुत रैपिड हो जाती है, लेकिन इसमें एक्सटेंशन के चांस बने रहते हैं जब भी आप उसको छोड़ देंगे। तो अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, लर्निंग इज मोस्ट रैपिड विद पार्शियल इन्फोर्समेंट, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। पार्शियल इन्फोर्समेंट के साथ लर्निंग रैपिड नहीं होती, बल्कि कंटिन्यूअस के साथ रैपिड यानी कि तेज हो जाती है लर्निंग, ठीक है। तो पहले वो ढूंढो, ये आ गया, बिल्कुल ठीक है। बट पार्शियल इन्फोर्समेंट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन, ठीक है, यानी कि पार्शियल इन्फोर्समेंट में एक्सटेंशन यानी विलुप्त होने के चांसेस उस पर्टिकुलर बिहेवियर के सबसे कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग इज फास्टेस्ट एंड रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन द ग्रेटेस्ट आफ्टर कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट है कि फास्टेस्ट एंड रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन इज द ग्रेटेस्ट फॉलोइंग पार्शियल रिइंफोर्समेंट। कहने का मतलब ये है कि लर्निंग तेज होती है कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट के साथ, लेकिन एक्सटेंशन बहुत कम होता है पार्शियल रिइंफोर्समेंट में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं होती आप, और यहाँ पर फिक्स टाइमिंग भी नहीं है कि 5 दिन बाद ही देगी टीचर, 10 दिन बाद भी। ये टीचर की मर्जी है कि उसका आज मन किया तो उसने आज रिवॉर्ड दे दिया, फिर उसका 1 महीने बाद मन कर रहा है तो तब दे रहा है। बेसिकली वो पार्शियल हो जा रहा है ना, रेगुलरली नहीं दे रहा। तो बच्चे एक्सपेक्ट भी इतना ज्यादा नहीं करते हैं और एकदम से उनको मिल जाता है तो दे फील हैप्पी। लेकिन आप जब कंटिन्यूअस करके एकदम से छोड़ देते हैं तो उस बिहेवियर का एक्सटिंक्शन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन बेसिकली जो फ्रायड का एक डिफेंस मैकेनिज्म है
उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा होता है बताना है। गोइंग बैक टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि आप पहली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के पे चले जाते हैं, उस हिसाब से सोचते हैं। अपने एक्शन को आप जस्टिफाई करते हैं कि भाई नहीं ये मैंने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, मतलब जस्टिफाई करना अपने रॉन्ग एक्शन को। मैजिकली अटॉर्निंग फॉर सर्टेन एक्ट्स दैट गिव राइज टू गिल्ट, ठीक है। अटॉर्निंग का मतलब होता है प्रायश्चित करना, कि आप कुछ सर्टेन एक्ट्स के लिए प्रायश्चित करते हैं क्योंकि आपको गिल्ट आता है। एट्रीब्यूटिंग वंस इमोशन टू अदर्स पर्सन, है ना, अपने इमोशंस को दूसरे पर्सन पर अप्लाई कर देना, मतलब उन एट्रीब्यूट करना कि भाई मेरे इमोशन जो है अदर पर्सन तक के जैसे हैं, इस टाइप से। सो इसमें क्या आएगा आंसर, देखो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली आप अपने रॉन्ग डूइंग्स को या फिर आपने जो गलत काम किया है जो भी है उस एक्शन को आप जस्टिफाई करते हैं कि नहीं मैंने तो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इसलिए हुआ, मतलब बेसिकली आप जस्टिफाई कर रहे हो उसको, आप उसके कारण दे रहे हो कि हाँ मैंने किया, ठीक ही किया है मैंने क्योंकि इस वजह से मैंने ठीक किया। तो बेसिकली आप अपने एक्शंस को जो है जस्टिफाई करते हो, ये रैशनलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल कंडीशन डिटरमाइन परसेप्चुअल प्रोसेस, जो हमारा परसेप्चुअल प्रोसेस होता है उसको डिटरमाइन करने में कौन सी इंटरनल कंडीशंस जो है वो डिटरमाइन करती है, बेसिकली ये आपको बताना है। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो है आपके लिए इंटेलिजेंस हो गया, इमोशन हो गया, मोटिवेशन हो गया और इन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर इंटरनल कंडीशन की बात हुई है तो ध्यान से आंसर करना, ठीक है। तो इंटेलिजेंस, इमोशन, मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारी परसेप्शुअल प्रोसेस होता है बेसिकली जब आप अवेयर होते हैं अपने सेंसेस के थ्रू किसी चीज के बारे में अवेयर होते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उस चीज के बारे में ना, किसी चीज को आपने देखा अपने इंद्रियों के थ्रू आप उसको अवेयर हो जाते हैं उस चीज के बारे में। तो इस पे जो आपकी कंडीशंस होती है वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो बेसिकली डिटरमाइन करती है आपके परसेप्चुअल प्रोसेस को। तो फर्स्ट है इंटेलिजेंस, इमोशन, मोटिवेशन एंड इन्फॉर्मेशन। देखो ये क्वेश्चन मैंने कहीं से लिया है और इसमें यही इस तरह के ऑप्शंस थे और इसका जो आंसर होगा वो आपको इन्हीं ऑप्शन में से बताना है क्योंकि ये इस तरह के ऑप्शंस दिए गए थे, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज या फेरबदल नहीं किया है। सो इंटेलिजेंस, इमोशन, मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन, जल्दी फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। दिस इज योर 7th क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि आपके इमोशंस और आपके मोटिवेशन लेवल जो है वो आपके परसेप्चुअल प्रोसेस को जो है वो इंटरनल कंडीशंस होती हैं जो आपके परसेप्चुअल प्रोसेस की आप किस तरह से चीज को परसीव करेंगे, आपके इमोशन और आपका जो मोटिवेशन लेवल है उस चीज को अफेक्ट करता है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगा और इंटेलिजेंस भी नहीं होगा। इंटेलिजेंस इज समथिंग रिलेटेड टू कन्वर्जिंग फैक्ट, बेसिकली फैक्चुअल्स पर, है ना, जहाँ पर जो आप कन्वर्जिंग जो आपकी रीजनिंग होती है उस टाइप में इंटेलिजेंस वो होता है। मतलब बेसिकली इंटेलिजेंस आप कितना अच्छे से याद कर सकते हैं किसी चीज को, कितना अच्छे से उसको कर सकते हैं, तो इंटेलिजेंस थोड़ा सा उस लेवल पर चला जाता है, फैक्ट बेस्ड हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन इमोशंस और मोटिवेशन जो है किसी चीज को परसीव करने में बहुत इंटरनल कंडीशन जो है ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका परसेप्चुअल प्रोसेस कैसा होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है वही असर्शन है रीजन वाला, द हाई अचीवमेंट मोटिवेशन डिस्प्लेड बाय चिल्ड्रन हैज इमोशनल रूट्स। अगर आप बहुत ही हाईली मोटिवेटेड हैं, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं कोई इमोशनल रूट होगा, उसका इमोशनल कॉज होगा। हाईली मोटिवेटेड चिल्ड्रन ऑफन हैव पेरेंट हु एनकरेज देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम एन अर्ली एज एंड प्रेज एंड रिवॉर्ड देम फॉर देयर सक्सेस। तो यानी कि जिन बच्चों का हाई मोटिवेशन होता है कहीं ना कहीं उसके पीछे उनके पेरेंट्स भी होते हैं जो उनको एनकरेज करते हैं हमेशा इंडिपेंडेंस रहने के लिए, उनको थोड़ी फ्रीडम भी देते हैं, उनको प्रेज करते हैं, उनको रिवॉर्ड भी देते हैं। बेसिकली पॉजिटिव पेरेंटिंग की हम यहाँ पर कह सकते हैं बात हो रही है, ठीक है। तो बताइए क्योंकि हाई मोटिवेशन है कि इमोशनल रूट्स है, इमोशनल रूट्स कहाँ से आए हैं, बेसिकली उसकी पेरेंटिंग या उसकी नर्चरिंग कैसे हुई है ना। सो यहाँ पर रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है और ए भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इमोशनल रूट्स की बात की है ना, इमोशनल रूट्स कहीं ना कहीं आपके पहले फैमिली से ही जुड़ते हैं, तो फैमिली में क्योंकि बहुत अच्छी केयर मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, तो वहां से जो है आपका हाई अचीवमेंट मोटिवेशन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए मैन बोरोज मनी एंड फॉरगेट्स टू पे इट बैक बिकॉज पेइंग बैक इज पेनफुल, है ना। एक इंसान ने कुछ पैसा लिया किसी से उधार और उसके बाद वो भूल जाता है पे करना, और क्यों भूल जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार वापस करना बहुत मुश्किल है या पेनफुल है मेरे लिए। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। सो करिए इसका आंसर। देखो मैंने आपको रैशनलाइजेशन का बताया था कि अपने एक्ट्स को बेसिकली जस्टिफाई करना, यहाँ पे वो नहीं होता है। रिग्रेशन में बेसिकली आप एक स्टेज पीछे चले जाते हैं अपने डेवलपमेंट स्टेज के, वो हो जाता है। रिएक्शन फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आएगा रिप्रेशन। बेसिकली आप रिप्रेस कर रहे हैं आपने उस चीज को, आप उसको अपने अनकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल डाल देना चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है मैं पे ही नहीं करूंगा, है ना, मुझे भूल जाते हो आप उस चीज को, क्योंकि आपको पे करना बहुत ही महंगा पड़ेगा या पेनफुल पड़ेगा, या फिर आपको कहीं से उधार और लेना पड़ेगा, या फिर आपकी कंडीशन नहीं है, तो यू आर रिप्रेसिंग दैट बिहेव पर्टिकुलर इमोशन। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, whenever daughter performs well in her studies she receives a chocolate from parents but her brother is given a chocolate only when he gets the highest marks in the class. This is a paradigm of what? ठीक है, जब भी एक लड़की को वो अच्छा परफॉर्म करती है किसी की, तो वो उसको एक चॉकलेट मिलती है उसके पेरेंट्स से, लेकिन उसके ब्रदर को चॉकलेट तभी मिलती है जब वो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आता है क्लास में। तो लड़की जब भी अच्छा परफॉर्म कर लेती है, अच्छे की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन लड़का जब हाईएस्ट लेके आएगा, सबसे ज्यादा लेके आएगा, तभी उसको चॉकलेट मिलती है। तो ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनफोर्समेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कंटिन्यूस एंड सेकेंडरी, एंड कंटिन्यूस एंड पार्शियल एनफोर्समेंट। मैंने अभी आपको समझाया था, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस एंड पार्शियल। कॉन्टिन्यूस मतलब वो जब भी परफॉर्म अच्छा करेगी उसको मिलेगा, लेकिन बच्चा जब हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएगा, हो सकता है वो 10 दिन में लेकर आए या वो 15 दिन में लेकर आए, है ना, इस तरह से, तो ये पार्शियल इन्फोर्समेंट हो रहा है, लेकिन फर्स्ट में आपको कंटिन्यूस इन्फोर्समेंट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम ओपन एंड इंस्ट्रक्शंस प्ले एन इंपैरेटिव रोल एज, मतलब किस तरह का इंपैरेटिव रोल प्ले करती हैं ये। इट गिव्स अथॉरिटी टू द टीचर टू स्पीक, ये टीचर को अथॉरिटी देती है। ओपन एंड डिस्कशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है बेसिकली। देखो, ओपन एंड का यहाँ पर मतलब है कि जहां पे खुल के अपने विचार रखने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो ये टीचर को अथॉरिटी देता है स्पीक करने के लिए। इट अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सपेंड देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इट गिव्स ऑटोनॉमी टू द चिल्ड्रन टू स्पीक। इट हेल्प्स अ टीचर टू असेस चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना, कोई भी लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो यहाँ पर टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो भी ओपन एंडेड, सिर्फ बंद नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा है, पूरा एग्जांपल्स के साथ हर चीज से वो कर रहा है। तो बेसिकली क्या होगा इसमें, इट अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सपेंड देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इससे बच्चों का जो नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपेंड होगा, कि उनको ज्यादा एनरिच एक्सपीरियंस या एनवायरमेंट मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पर टीचर सिर्फ कुछ फैक्ट्स के ऊपर, क्लोज चीजों पर बात नहीं कर रहा है। अगर वो किसी चीज, मान ली रीडिंग के बारे में बता रहा है, तो रीडिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज करवा रहा है, या फिर उनको बहुत सारी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो बच्चे की नॉलेज यहाँ पर एक्सपेंड होगी, क्योंकि वो क्लोज एनवायरमेंट में नहीं हो रही है, वो एक ओपन एंड इंस्ट्रक्शन के थ्रू हो रहा है ना। सबसे बेस्ट यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। अगर एक बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, तो इनमें से क्या जो है उसकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीएफ, है ना, आप देख सकते हैं। तो बताइए, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, अथॉरिटेरियनिज्म एंड एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है, क्या इन्फ्लुएंस करेगा एक सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में। सो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, चलो आप एक बार आंसर करो। यहाँ पर जो है एप्टीट्यूड भी होगा, क्योंकि एक बच्चे का पर्टिकुलर एप्टीट्यूड होता है कि उसका किस चीज के अंदर तरफ झुकाव है, पर्सनल झुकाव उसका किस तरीके है। कई बच्चों का साइंस की तरफ होता है, कईयों का लैंग्वेज की तरफ होता है, कईयों का मैथमेटिक्स की तरफ होता है। तो एप्टीट्यूड बच्चे का बहुत, बिल्कुल, अगर बच्चे का एप्टीट्यूड है सेकेंड लैंग्वेज में, उसको लैंग्वेज लर्निंग में उसका एप्टीट्यूड है, तो बेसिकली वो बेटर ही उसको करेगा परफॉर्म। लेकिन अगर उसका एप्टीट्यूड नहीं है, वहां पर वो उसको नहीं फील करता, उसके अंदर से नहीं आ रहा है, तो लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज जो है अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट है मोटिवेशन लेवल, बिल्कुल होगा। अथॉरिटेरियनिज्म, यानी कि क्लास में या घर पे जो है किस तरह की लैंग्वेज का यूज हो रहा है, या फिर किस तरह का कंट्रोल है, मतलब अगर जो अथॉरिटी फिगर है आपके सामने, भले टीचर है या पेरेंट है ना, वो किस तरह की लैंग्वेज का वो कर रहे हैं, क्या वो बच्चे को मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं लैंग्वेज वो करने का, यूज करने का, है ना, किस तरह से सिखा रहे हैं, उस पर वो भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ एथ्रोसेंट्रिज्म, ये बेसिकली कल्चर से रिलेटेड है, कि आपके कल्चर में किस तरह का एनवायरमेंट है, कल्चर में किस तरह की चीजें सिखाई जा रही है, और लैंग्वेज में सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, अथॉरिटेरियनिज्म एंड एथ्नोसेंट्रिज्म, सारा ही इसका आंसर होगा, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये पर्टिकुलरली एनसीएफ से लिया गया है, एनसीएफ से, तो फिर डोंट वरी, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टेनेट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। तो नेशनल एनपी 1968 के इनमें से कौन से सिद्धांत है या नहीं है, ये आपको बताना है। स्टेटस, इमोल्यूमेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स, यानी कि एनपी 96 में टीचर्स के इमोल्यूमेंट्स, मतलब उनको एक्स्ट्रा जो पैसे मिलने चाहिए, या फिर उनकी जो सैलरीज वगैरह से रिलेटेड है। स्टेटस, उनका स्टेटस में वो होना चाहिए, और उनकी एजुकेशन भी होनी चाहिए। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सभी को इक्वल एजुकेशन मिले। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, या फिर हमें टैलेंट को निकालना है। बेसिकली कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, या फिर कुछ ऐसे मेन फीचर्स थे जो हर एजुकेशन पॉलिसी या कमीशन के होते हैं। मैंने आपको एक क्लास भी ली थी एजुकेशन कमीशन के ऊपर और पॉलिसीज के ऊपर, आई होप कि आपने ली होगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हो गए थे, वो टाइपिंग एरर था। चलिए ठीक है, अब मैंने सही ऑप्शंस कर दिए आपके लिए। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका।
देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, स्टेटस इमोल्यूमेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स की बात करी है एनपी 1968 ने, साथ ही साथ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज की बात करी है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट की भी बात की है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन के तीनों ही चीजों की बात की है एनपी 1968 में, यानी कि मेन फीचर्स में थे इसके तीनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक अच्छे टीएलएम की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इट शुड बी अट्रैक्टिव टू चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसकी यूटिलिटेरियन वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उपयोगिता होनी चाहिए। इट शुड बी बिग इन साइज, ये बड़ा होना चाहिए साइज में। इट शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल, ये सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो बच्चों को, है ना। बताइए क्या नहीं है? इस टीएलएम वाले क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन वैरायटी में मिल सकते हैं, मतलब कुछ भी ऑप्शन डाल सकते हैं, वो आपको ध्यान से देखना है कि इनमें से सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अट्रैक्टिव, यूटिलिटेरियन वैल्यू तो होनी चाहिए, बिल्कुल उपयोगिता होनी चाहिए, चीप भी होना चाहिए और इजिली अवेलेबल। कहते हैं लोकली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपको जाके 20-30 किलोमीटर से लेके आना पड़ा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब अट्रैक्टिव होना चाहिए बिग इन साइज में, देखो अट्रैक्टिव तो होना चाहिए। बिग इन साइज यहाँ पर ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल भी हो सकता है टीएलएम, जरूरी थोड़े कि वो बड़ा ही होना चाहिए साइज में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15th, which of the following is not an objective of teaching social science at the primary stage। सोशल साइंस पे प्राइमरी स्टेज पे कौन सा सोशल साइंस पढ़ाने का टीचिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सोशल साइंस थ्रू ईवीएस पढ़ाई जाती है, तो ध्यान रखना। फर्स्ट है टू डेवलप इन द चाइल्ड स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, कि उनके अंदर हमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन की स्किल्स को बढ़ाना है, उनको सेंसिटाइज करना है सोशल इश्यूज के प्रति, और डेवलप इन हर और हिम और रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी के प्रति जो है वो सेंसिटाइज करना है उनको। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनको एनवायरनमेंट की, विद एम्फेसिस ऑन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, कि किस तरह से हमारा नेचुरल सोशल एनवायरनमेंट जो है वो कनेक्टेड है आपस में। टू इनिशिएट द लर्नर इनटू स्टडी ऑफ हिज ओन रीजन, स्टेट एंड कंट्री इन ग्लोबल कंटेक्स्ट, या फिर उसको एक स्टडी में लगा देना है कि भाई अपने रीजन, अपने स्टेट और कंट्री, और उसके बाद एक ग्लोबल कंटेक्स्ट में भी उन चीजों को समझ पाए। सो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट होगा, आई होप कि आप आंसर कर रहे हैं साथ साथ, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये अपर प्राइमरी का है ना, याद रखना, ये अपर प्राइमरी का ऑब्जेक्टिव है, ये प्राइमरी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तीनों प्राइमरी एजुकेशन के प्राइमरी स्टेज के ऑब्जेक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। अब साइंस करिकुलम की देखो एनसीएफ में जो है बेसिक वैलिडिटीज के बारे में बात की गई है साइंस करिकुलम की, कौन कौन सी वैलिडिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तो इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी नहीं है। जब मैंने टीचिंग ऑफ साइंस कराया था, आपको पेडागोजी ऑफ साइंस कराया था, तो मैंने ये चीज बताई थी। फर्स्ट है कॉग्निटिव वैलिडिटी, सेकंड इज कंटेंट वैलिडिटी, नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल एंड नेक्स्ट इज रिसर्च वैलिडिटी। तो इनमें से कौन सी वैलिडिटी जो है बेसिक क्राइटेरिया नहीं है वैलिडिटी का साइंस करिकुलम के लिए? एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनसीएफ। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिसर्च वैलिडिटी नहीं होगी। कॉग्निटिव कंटेंट और हिस्टोरिकल वैलिडिटी की बात हुई है। देखो यहाँ पर आप कॉग्निटिव और कंटेंट तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर हिस्टोरिकल का मतलब क्या है कि किस तरह से साइंस के आइडियाज जो है, थ्योरीज जो है इवॉल्व हुई है, ये इस बारे में है। ओके, एंड दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम, तो इस चीज को याद रखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नेक्स्ट है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी इज अ कंसेप्ट ऑफ बेंडुराज सोशल लर्निंग, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है ना, उनकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का एक कंसेप्ट है सेल्फ एफिकेसी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये क्या होती है? ए पर्सन्स मेंटल मॉडल ऑफ हिज और हर एबिलिटी एंड एटीट्यूड, उसका जो एक मेंटल मॉडल होता है किसी भी इंसान का, कि उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, ये होता है। ए जनरलाइज, एक सामान्यीकृत इवेल्युएटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सेल्फ दैट इन्फ्लुएंस बोथ मूड एंड बिहेवियर। एक सामान्यीकृत है ना, आपने सामान्यीकरण कर लिया अपने खुद के एटीट्यूड का, अपने सेल्फ के बारे में, और जो आपके मूड और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन कम्स टू नो और परसीव द पर्सनल एट्रीब्यूट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एक इंसान को जानकारी होती है अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में। और एक सेट ऑफ बिलीफ दैट वन कैन परफॉर्म एडिक्वेटली इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, या फिर एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जो आपको ये बताता है कि आप किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर डी,
बेसिकली सेल्फ एफिकेसी होती है कि आपका क्या बिलीफ है कि आप किसी चीज को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अपनी एबिलिटीज पर जो है आपको कितना विश्वास है, कितना आप बिलीव करते हैं। अगर हाई सेल्फ एफिकेसी होगी तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, बहुत सारे टर्म्स है, सेल्फ कंसेप्ट, लेकिन जो सेल्फ एफिकेसी है पर्टिकुलरली आपके परफॉर्मेंस के बारे में है कि आप एक पर्टिकुलर टास्क में कितना अच्छा कर पाएंगे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो दिस इज सेल्फ एफिकेसी। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 18, सपोज एज ए टीचर यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट। अगर आप एक टीचर के रूप में जो है अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, डिबेट कैसे करनी है, मान लीजिए बच्चा स्टेज पर जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन सा है जो बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है डेवलप करना, जब आप उसको डिबेट वगैरह या पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिखा रहे हैं। कंट्रोल ओवर इमोशंस, के इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है। कंसेप्ट फॉर्मुलेशन, कि आपको कंसेप्ट कैसे फॉर्मुलेट करने हैं। यूजिंग सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, कि आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। वॉइस मॉड्यूलेशन आपको कैसे करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। टिपिकल पेडागोजी का क्वेश्चन है ये। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, कंट्रोल ओवर इमोशन। सबसे मुश्किल ये होता है, आपको पता है कि जब आप स्कूल में बच्चों से डील करते हैं तो बेसिकली स्टेज पर जा रहा है एक बच्चा, सबसे ज्यादा उसको फियर होता है, स्टेज फोबिया होता है, मोस्टली बच्चों को होता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन किसी ने मान लीजिए स्टेज पे हंस दिया है, कुछ भी हो गया, तो उस टाइम पे बच्चे के लिए इमोशन कंट्रोल करना सबसे मुश्किल हो जाता है, जिसकी टीचिंग सबसे मुश्किल होती है। आप कंसेप्ट फॉर्मुलेशन सिखा सकते हैं ना, पहले से उसको बता सकते हैं इस तरह से आपको उस कंसेप्ट के साथ चलना है, आप लैंग्वेज बता सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन बता सकते हैं, लेकिन एकदम से बच्चे का कौन सा इमोशन उस पर हावी हो जाए, बोलते बोलते किसी ऑडियंस की तरफ से कुछ रिफ्लेक्शन आ गया उस चीज का, तो उस टाइम पे वो किस तरह से कंट्रोल करेगा, ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है डिबेट या पब्लिक स्पीकिंग का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। टीचर की जो कम्युनिकेशन है यानी कि जो अध्यापक का संप्रेषण है वो सेंट्रल होता है क्लासरूम मैनेजमेंट में, कि टीचर किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा क्लासरूम मैनेजमेंट पर। टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड नॉट बी यूज टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन जो टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर होता है उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए बच्चे के क्लासरूम बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। तो दो आपके सामने यहाँ पर स्टेटमेंट है, बताइए क्या करेक्ट होगा। सो फर्स्ट है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, कि आर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सॉरी ए गलत है, ये गलत है और ये ठीक है। नेक्स्ट है कि दोनों ही ठीक है, और नेक्स्ट है कि ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर ए ठीक है बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है कि टीचर की कम्युनिकेशन क्लासरूम मैनेजमेंट पर बिल्कुल वो कर दिया। अगर एक टीचर की कम्युनिकेशन लेवल ही अच्छा नहीं है, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू कम्युनिकेट विद चिल्ड्रन, या फिर उसका कम्युनिकेशन में जो है वो हकला रहा है या फिर स्टैमर कर रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि टीचर का कम्युनिकेशन जो है शुड नॉट बी यूज टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। भाई टीचर का कम्युनिकेशन जो बिहेवियर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, यही बात तो फर्स्ट में आई है, और वही इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आर। आर बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ए बिल्कुल ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड। जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक तो आती है वर्बल यानी कि मौखिक, और एक होती है गैर मौखिक, जो आप कई बार अपने शरीर के हाव भाव से करते हैं, हाथ पैरों के एक्शन से करते हैं। तो इसको जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं, क्या ये फॉर्मल होती है, क्या ये कल्चर से फ्री होती है, क्या ये इनफॉर्मल होती है, क्या ये प्रिसाइज यानी कि बिल्कुल ठीक होती है, सटीक होती है ना, ये मतलब है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, बताइए इसका आंसर। देखो एक होती है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जो बेसिकली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनको पढ़ाई जाती है साइन लैंग्वेज, है ना, दैट बिकम्स फॉर्मल इन सम सेंस। लेकिन जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन आता है, आपकी इंटोनेशंस आती है, आपकी आंखों के हाव भाव आते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आप किस तरह से हाथों को यूज कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, है ना। जनरली चलते चलते जब हम बात नहीं कर सकते, टीचर हमारे सामने होता है, तो बच्चे आपस में ऐसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। सो दैट इज इनफॉर्मल, है ना, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंसीडर की जाती है, इसको फॉर्मल नहीं माना जाता, याद रखिए। साइन लैंग्वेज को समहाउ हम फॉर्मल मानते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक प्रॉपर तरीका होता है साइन लैंग्वेज को किस तरह से करना है। लेकिन नॉन वर्बल इज नॉट अ साइन लैंग्वेज, टाइप ऑफ साइन लैंग्वेज नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग भी इसको बोल सकते हैं। सो ये नॉन वर्बल इज इनफॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सो आपके ये थे 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे,
और आपका स्कोर कितना रहा 20 में से मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए थे, कुछ मैंने प्रीवियस एग्जाम से कहीं ना कहीं से उठाए थे, है ना। सारे ही क्वेश्चन बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए है, कोई इसमें अच्छा बुरे वाली बात नहीं है, जस्ट टू प्रैक्टिस, है ना, इसलिए क्वेश्चन थे। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना और अपना स्कोर भी मुझे जरूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्ञान है क्यों।